तो मूवी शुरू होती है एलन नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि काफी परेशान है, दुखी है और बचपन से ही अकेली है। तो वो अपने पास किसी को बुला रही होती है, चाहे कोई भी आ जाए, गॉड, गार्डियन एंजल या फिर कुछ भी, और उसकी ये पुकार कोई सुन तो लेता है। और हम एक भयानक सी आवाज को सुन पाते हैं जो कि उसके पास आ चुकी थी, और हम उस आवाज के पीछे के चेहरे को तो नहीं देख पाते क्योंकि वो सिर्फ एलन को दिखाई देता है। अब वो उससे ये कहता है कि एलन ने उसे अंधेरे से बाहर निकाला है और वो यहाँ पर इंसानों के बीच एलन के लिए आया हुआ था। यानी कि ये जो कुछ भी था वो कोई ऐसी शक्ति थी जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। एनीवेज, अब अगले सीन में हम एलन को एक ट्रांस जैसी स्टेट में देखते हैं जिसको वही भयानक फिगर चोक करने लगता है। और अब कहानी यहीं से शिफ्ट होकर कुछ साल आगे बढ़ जाती है। साल आ जाता है 1838 यानी कि 1838, और हम जर्मनी के विसबर्ग टाउन को देख पाते हैं जो कि एक फिक्शनल टाउन है। और हम एलन को भी देख पाते हैं जिसकी अब शादी हो चुकी है रियल एस्टेट एजेंट थॉमस से, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। लेकिन एलन अपने इन नाइटमेयर्स और विजन से बहुत ही परेशान रहती है जो कि उसे रोज हॉन्ट करते रहते हैं, जिसके लिए थॉमस भी परेशान रहता है और उसके इलाज की वो पूरी कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ उसे पैसे भी काफी चाहिए थे। अब थॉमस तैयार होकर अपनी फॉर्म में जाता है जहाँ पर उसका बॉस हेरनॉक उसे विसबर्ग के सबसे बड़े मैंशन के बारे में बताता है जो कि उन्हें जल्दी ही बेचना है, और उसे खरीदने में ट्रांसिल्वेनिया के कार्पेथियन माउंटेन्स में रहने वाला एक बहुत ही अमीर इंसान इंटरेस्टेड है। अब थॉमस को बस वहाँ पर जाना है और उस आदमी के साथ एक डील साइन करनी होगी, और जैसे ही डील हो जाएगी उसे बहुत अच्छी रकम मिलेगी जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी एक बार में ही सेटल हो जाएगी। और उस आदमी का नाम है काउंट ऑरलॉक। अब अगले सीन में थॉमस घर आकर एलन को अपनी ट्रिप के बारे में बताता है कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, जिसको सुनकर वो बहुत ही दुखी और परेशान सी हो जाती है क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। वो उसे अपने सालों पहले देखे गए सपने के बारे में बताती है कि उसकी शादी जो हो रही थी वो खुद मौत से थी। वो बहुत ही खुश होती है, लेकिन बाकी लोग जो कि उस शादी के लिए आए हुए थे वो खत्म हो चुके हैं। और थॉमस उसको समझाता है और जैसे तैसे मना देता है कि उसे अकेले रहना होगा, और यहाँ पर उसके जो सपने हैं वो खाली कुछ और नहीं बल्कि उसके बचपन के नाइटमेयर्स हैं। एनीवेज, अगले दिन वो उसे अपने एक अमीर दोस्त फ्रेडरिक के घर पर छोड़ देता है, जहाँ पर फ्रेडरिक और उसकी बीवी एना एलन का ख्याल रखेंगे। और एना असल में एलन की बेस्ट फ्रेंड होती है। फ्रेडरिक और एना की दो बेटियां भी हैं जो कि एलन के काफी नजदीक होती हैं। वो सभी लोग आपस में थोड़ी बात करते हैं और रात को एलन अपने लॉकेट के अंदर अपने कुछ बाल रखकर थॉमस को देती है और वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। एक लंबा सफर तय करने के बाद ने वो ऑरलॉक के महल के पास पहुंच गया था, लेकिन अभी थोड़ी दूरी और तय करनी थी। तो वो लोकल टाउन में एक जगह स्टे करता है जो कि जिप्सीज के पास थी। और यहाँ पर ये जो जिप्सीज होते हैं ना वो थोड़े से अजीब थे। वो वहाँ पर स्टे करने की बात करता है और जैसे ही वो ऑरलॉक का नाम लेता है तो सब लोग उसे रोक देते हैं कि वो उस महल का नाम तक यहाँ पर ना ले, और ऐसा करेगा तभी अच्छा रहेगा, जो कि उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। अब एक होटल के अंदर उसको रूम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर भी केयर टेकर लेडी थॉमस से बार बार ये कहती है कि वो वहाँ पर उस महल के अंदर ना जाए क्योंकि वहाँ पर एक जीता जागता नाइटमेयर रहता है जो कि सब कुछ खत्म कर देगा। तो थॉमस अब कैसे भी करके अपना ख्याल रखे, जिसको सुनते सुनते वो काफी परेशान हो गया था क्योंकि ऐसी किसी भी चीज के बारे में उसके बॉस नॉक ने उसे नहीं बताया था। अब रात को सोते टाइम उसे वो आवाजें आती हैं जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर एक पोजेशन निकलता हुआ देखता है जिसके अंदर सभी जिप्सीज एक नेकेड लेडी को एक हॉर्स पर लेकर जा रहे थे जो कि ग्रेवयार्ड तक आते हैं और एक कब्र निकालते हैं जिसे वो वैम्पायर की कब्र कहते हैं, और इस कब्र की लाश को स्टैब कर देते हैं जो कि दर्द में तड़प जाता है। इसको देखकर थॉमस बहुत ही डर गया था और अगली सुबह वो जागता है। एक पल को उसे ऐसा लगता है कि ये सब एक सपना था, लेकिन अगले ही पल उसको एहसास होता है कि ये कोई सपना नहीं था और उसने सब कुछ जो देखा वो रियल था, जिससे कि वो और परेशान हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वो तैयार होकर अपने सफर के लिए आगे निकलता है और नोटिस करता है कि पूरा टाउन ही खाली था, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। और इसी बीच हम नॉक को देखते हैं जो कि नेकेड बैठा कोई रिचुअल कर रहा था, जो कि असल में काउंट ऑरलॉक को ही पूज रहा होता है, जिसका वो एक तरह से गुलाम बन चुका है और वो उसके साथ में एक अकर्ड पैक्ट बना चुका था। बेसिकली वो ऑरलॉक का एक सर्वेंट बन चुका है। अब यहाँ पर थॉमस अपने सफर में आगे जा रहा होता है जिसके पास एक मिस्टीरियस वैगन यानी कि घोड़ा गाड़ी आती है जिसे वो बोर्ड करता है और वो उसे सीधा काउंट ऑरलॉक के महल तक ले जाती है। यहाँ पर वो ऑरलॉक से मिलता है जिसका क्लियर चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन ऑरलॉक यहाँ पर थोड़ा अजीब सा था जो कि जल्दी ही डील साइन करने लगता है और यहाँ पर डील के अंदर एक कैच भी होती है। उसकी आवाज बहुत डरावनी
थी और ऐसी ही आवाज हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी सुनी थी, जिसने एलन की प्रेयर्स को आंसर किया था। अब थॉमस यहाँ आते ही काफी डरा हुआ था और परेशान था, जो कि काउंट ऑरलॉक से उस टाउन के अजीब से कस्टम्स के बारे में पूछता है। तो काउंट उसे डांट देता है कि वो यहाँ के कस्टम्स को नहीं समझेगा, ना ही सुपरस्टिशंस को मानेगा, और ये गांव वालों के बेकार से रिचुअल्स हैं जो कि उसे जरा भी पसंद नहीं है। अब खाना खाते टाइम ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि थॉमस की जो उंगली होती है ना वो कट जाती है, और उसके खून की बूंद देखकर काउंट ऑरलॉक थोड़ा सा अजीब बर्ताव करते हुए उसके पास आने लगता है, जिससे कि थॉमस का डर बढ़ जाता है। अब अगले दिन वो जागता है तो उसकी चेस्ट पर उसे एक बाइट मार्क मिलता है, जो कि उसको समझ नहीं आता, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि उसका खून चूसा गया है और यहाँ पर ढेर सारे रैट्स भी थे, तो वो उनको उसका रीजन बताता है। लेकिन यहाँ पर जो रियल बुक है ना, उसके अंदर इसको मॉस्किटो बाइट बताया गया था। खैर ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा बहुत तो कहानियों के अंदर चेंज करना ही पड़ता है। एनीवेज अब वो काउंट ऑरलॉक से मिलता है, जो कि उसे डील पेपर सिखाता है और खुद यहाँ पर मोहर लगाकर थॉमस की उस पर साइन लेता है। लेकिन थॉमस इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की भाषा को समझ नहीं पाता, तो यहाँ पर ऑरलॉक बताता है कि ये उसके फोर फादर्स की लैंग्वेज है, यानी कि इसके भी कोई फोर फादर्स रहे होंगे। खैर अब डील यहाँ पर लॉक हो चुकी है और ऑरलॉक थॉमस का वो लॉकेट भी देखता है, जो कि एलन ने उसको दिया था, जिसके अंदर उसके बाल थे, तो वो यहाँ पर उसे ले लेता है। अब थॉमस यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ऑरलॉक उसे जाने से साफ मना कर देता है। अब तभी थॉमस फिर से सो जाता है और जागने पर फिर से उसका घाव थोड़ा बढ़ गया था, मतलब कि फिर से उसका खून चूसा गया था, जिससे कि वो थोड़ा और परेशान हो जाता है। अब वो यहाँ वहाँ जाता है, यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ से निकलने की कोई जगह नहीं मिलती। वो एक सीक्रेट चेम्बर में आता है, जहाँ पर उसे ऑरलॉक का तख्त मिलता है, साथ ही साथ एक कॉफिन भी थी, जिसे खोलने पर वो ऑरलॉक को उसके अंदर सोता हुआ पाता है। अब वो इन सबसे बहुत डर गया था, वो समझ गया था कि ऑरलॉक यहाँ इंसान नहीं है और वो उसे स्टैब करके खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ऑरलॉक जाग कर उस पर ही हमला कर देता है। खैर अब ऑरलॉक उस लॉकेट को स्मेल करके कुछ बात बोलता है और उसकी ये बोली हुई बात यहाँ से मीलों दूर एलन उसके वश में आ जाती है, जो कि स्लीप वॉकिंग करने लगती है। लेकिन क्या वो अभी भी उसके वश में आई है या फिर बात इससे आगे की थी? खैर ऑरलॉक थॉमस को पकड़ लेता है और थॉमस को ऑरलॉक के अंदर एलन का ही रूप दिखाई देता है और अब ऑरलॉक उसका और खून चूसने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद में थॉमस को फिर से होश आता है, तो ऑरलॉक के वोल्स यानी कि जो भेड़िए होते हैं वो उस पर अटैक करने लगता है, जिनसे बचने के लिए वो विंडो के बाहर आता है, लेकिन यहाँ से वो नीचे रिवर में गिर गया था। अब इसी बीच हम एलन को देख पाते हैं, जिसकी दिमागी हालत से परेशान फ्रेडरिक एक डॉक्टर को बुलाता है, जो कि उसे दवाई देकर बेहोश कर सुला देता है। फिर अगले सीन में एलन फ्रेडरिक और एना से बात करती है कि थॉमस अभी तक वापस नहीं आया है, ना ही उसका कोई जवाब आया है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान है कि वो कहाँ पर गायब हो गया। और यहाँ पर वो दोनों उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको और भी ज्यादा दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे कि उसकी हालत और खराब हो जाती है। अब डॉक्टर उसकी हालत से काफी परेशान होकर अपने मेंटोर और एक्सपर्ट प्रोफेसर एल्बन को बुलाने जाता है। अब इसी बीच हम थॉमस के बॉस यानी कि एयरनॉक को देखते हैं, जिसे मेंटल वार्ड में कैद करके रखा गया था, क्योंकि अब वो और भी ज्यादा पागल हो चुका है, जिसकी कच्चा मांस खाने की तलब बढ़ती जा रही थी। वो चूहों को और चिड़ियों को पकड़कर जिंदा ही खा रहा था, साथ ही साथ इंसानों पर भी वो हमला कर रहा होता है। वो ये कहता है कि उसके काउंट ऑरलॉक आ रहे हैं, जो कि आते ही यहाँ पर मौत को बिखेर देंगे और तब वो उनकी सेवा करेगा। दूसरी ओर हम थॉमस को देखते हैं, जो कि नदी में गिरकर बच तो गया था, और एक नन जो होती है वो उसे किनारे पर देखकर चर्च के अंदर लेकर आती है। यहाँ पर उसका इलाज होता है और उसकी सोल को हील करने के लिए एक सेरेमनी करी जाती है, जहाँ पर हेड नन थॉमस से कहती है कि वो ईविल के कब्जे में है, मतलब कि ऑरलॉक के कब्जे में। सेटन ने उसकी सोल को उसकी लाश में कैद किया हुआ है। अब थॉमस अभी तो ठीक हो चुका है, लेकिन नन उसको साफ कह देती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये गॉड का घर है, तो ईविल यहाँ तो नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से बाहर जाएगा, ऑरलॉक का ईविल उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो यहाँ पर रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि ऑरलॉक असल में एलन के पास जा रहा है, जिसे उसे कैसे भी बचाना पड़ेगा। और सबको डील तो याद ही होगी, तो वो डील असल में एलन की ही डील थी, जिसे अब क्लेम करने के लिए ऑरलॉक निकल चुका है। बेसिकली ऑरलॉक ने यहाँ पर इनडायरेक्टली अपने फोर फादर्स की लैंग्वेजेस में आकर इस घर के हिसाब से उसने डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवाए थे। अब बस यहाँ पर एलन को भी ये चीज माननी होगी, जिसके चलते वो वापस से ऑरलॉक के पास जा सकती थी। यानी कि ऑरलॉक जो है वो फोर्सफुली एलन को पाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो खुद से खुद को समर्पित कर दे। क्या यहाँ पर ऑरलॉक जो होता है ना, वो द शिप ऑफ डिमीटर को बोर्ड कर चुका है, और सेम नाम की मूवी हाल ही में ही आई थी, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर उस शिप के ऊपर क्या हुआ था, सारी
सारी चीजें कैसे होती हैं वो डिटेल में जाननी है तो उसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। एनीवेज अब यहाँ पर ऑरलॉक शिप पर सभी क्रू मेंबर्स को खत्म कर देता है और शहर में आते ही हजारों प्लेग से भरे हुए चूहों को मौत बिखेरने के लिए सब जगह फैला देता है, जिन्हें वो अपने साथ लेकर आया था। इनिशियली क्रू को कॉफिन के अंदर चूहे ही मिलते हैं, लेकिन चूहों के बाद वहाँ पर ऑरलॉक आकर सबको खत्म कर देता है। कैरेसी बीच एल्विन एलन को चेक करते हैं, जिन्हें वो अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताती है और अगले ही पल वो पोजीशन में चली जाती है, जिसकी कलाई को कट करके वो शो करते हैं कि उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा, मतलब कि वो यहाँ पर है ही नहीं, वो एक अलग ही दुनिया में है। बेसिकली एलन के पास में ना साइकिक पावर्स होती है, तो बचपन में उसने एक साइकिक पैक्ट यहाँ पर काउंट ऑरलॉक यानी कि ड्रैकुला वैम्पायर के साथ ने बना लिया था। जब वो एक जवान लड़की थी वो काफी अकेली थी, इसके चलते उसकी पुकार इस डीमन वैम्पायर ने सुन ली थी। बचपन में वो काफी अकेली रही, उसे एक चाइल्ड की तरह मिसट्रीट करा गया था। उसने इस एंटिटी से प्रे किया ताकि वो उसको कंफर्ट दे। एलन के पास में साइकिक एबिलिटी होती है और यहाँ पर वो ऑरलॉक से इजीली कनेक्ट कर पाए, इसलिए उसने कहा भी था कि उसने उसे डार्कनेस से बाहर निकाला है और तभी वो इंसानों की दुनिया में वहाँ पर आया। और एलन और ऑरलॉक जो थे ना, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा और एक अनलाइकली लव अफेयर बना लिया था। ऑब्वियस ही बात है, वो छोटी बच्ची थी, उसे कुछ समझ नहीं आया था। अब ऑरलॉक ने बचपन में एलन को फिजिकल इंटीमेसी दी थी और उसके चलते ही उसको ये भयानक ड्रीम्स आते रहते थे, जिसके बारे में वो अपने पति को बताया करती, लेकिन वो ड्रीम्स नहीं थे बल्कि हकीकत थी। खैर अब तभी एलन काफी एग्रेसिव और इविल होकर ऑरलॉक के बारे में बताती है कि वो आने वाला है और वो अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताती है कि वो उसे धमकी दे रहा है कि वो उसके सभी अपनों को, चाहने वालों को खत्म करके उसे क्लेम करेगा और अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो उसे खुद को ऑरलॉक को समर्पित करना होगा अपनी इच्छा से। और इसी एक जंग में वो बेचारी फंसी हुई है। अब ऑरलॉक जो होता है वो शहर के अंदर आ चुका था और नॉक और एलन दोनों को एहसास हो जाता है कि वो यहाँ आ चुका है। नॉक तो हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को जान से मारकर उसे आधा कर देता है और वहाँ से भाग जाता है अपने मालिक की सेवा करने के लिए। थॉमस भी अब तक वापस आ जाता है, लेकिन उसकी हालत थोड़ी ज्यादा खराब है, जिसे एलन संभालती है। अब इसी बीच एल्विन जो होते हैं डॉक्टर होते हुए भी फ्रेडरिक से बात करते हैं कि एलन असल में शापित है और ये डॉक्टर वाली भाषा से बिल्कुल परे था और वो एक इविल स्पिरिट के कब्जे में है जो कि खुद डार्कनेस है। लेकिन फ्रेडरिक को इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसका ये मानना था कि थॉमस के गायब होने की टेंशन से उसकी हालत खराब हो चुकी है। अब तभी हम ऑरलॉक को देख पाते हैं जो कि शहर में आ चुका था और जो घर थॉमस बेचने गया था उसने ऑलरेडी उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए थे, साथ ही साथ डिवोर्स पेपर पर भी। तो वो उसी घर में आता रहने लगता है, यानी कि ऑरलॉक ने थॉमस के बॉस नॉक के साथ ने पहले से ही डील करके या फिर उसे अपना गुलाम बनाकर पहले ही इंतजाम कर लिया था इस शहर में आने के लिए और रहने के लिए। खैर अब उसके पास में नॉक आता है और यहाँ पर ऑरलॉक कहता है कि उसे जबरदस्ती एलन नहीं चाहिए, वो चाहता है कि वो अपनी मर्जी से उसके पास आए, उसे एक्सेप्ट करे, फिर उस मर्जी के लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े वो करेगा। अब शहर में उन चूहों से प्लेग फैल जाता है जिससे कि ढेर सारे लोग मरने लगते हैं। सबको यही लग रहा था कि इन चूहों के अंदर कोई बीमारी है और एल्विन ये कहते हैं कि ये उसी डीमन का काम है, लेकिन फ्रेडरिक उनकी एक बात नहीं सुनता और इसे एक नॉर्मल प्लेग ही कंसीडर करता है। खैर इसी बीच हम ये देखते हैं कि ऑरलॉक ने थॉमस को काटा था, उसका खून पिया था, तो वो उसकी विजन्स में आकर उसको हॉन्ट करता है, जिससे कि थॉमस की हालत और खराब होने लगती है। उसी रात एलन एना के साथ सोने जाती है, जिसके नाइटमेयर में ऑरलॉक आकर उसे उसके पास आने के लिए बोलता है, लेकिन वो साफ मना करते हुए ये कहती है कि वो थॉमस से प्यार करती है और जिस पर उन दोनों का बहुत आर्ग्यूमेंट होता है। ऑरलॉक यहाँ पर ये बताता है कि उसने उसे उसके बचपन में पुकारा था और उसने उससे एक साइकिक पैक्ट किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और अब एलन को ये पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अब फाइनली ऑरलॉक उसको ट्रिक करते हुए ये कहता है कि उसने थॉमस से एलन और उसके डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लिया है, जिसके बदले में थॉमस ने पैसे भी लिए थे। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि एलन इस बात पर यकीन नहीं करती। हालांकि हम जानते हैं कि ये बात सच थी, लेकिन जो कुछ भी थॉमस के साथ हुआ था वो एक धोखा था और यहाँ पर ऑरलॉक जो है वो एलन को अंदर से तोड़ना चाहता था कि थॉमस उससे प्यार नहीं करता, जिसके चलते वो उसके पास चली जाएगी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि एलन इसके लिए नहीं मान रही थी। वो उसे आगे ये भी कहता है कि अब वो उसके पास आया है उसे क्लेम करने के लिए, क्योंकि बचपन में ही एलन ने उसको बुलाया था। और हम समझ पाते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में एलन की पुकार असल में ऑरलॉक ने ही सुनी थी, जो कि तब से ही उससे साइकिक तरह से जुड़ा हुआ था और उसके करीब आते आते वो यहाँ तक पहुँच चुका है। वो उससे ये कहता है कि वो इस डिवोर्स को अप्रूव करके उसके पास आ जाए, नहीं तो अब इन आने वाली रातों में उसके सभी चाहने वालों को मारने के बाद फाइनली वो थॉमस को खत्म करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सब एक अलग ही रल में हुआ करता था, जो कि एक साइकिक कनेक्शन से हुआ करता। अब एलन इस नाइटमेयर से
जाग जाती है, जो कि देखती है कि एना को ढेर सारे चूहे खा रहे थे। अब अगले दिन एना हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर वो पागल सी हो चुकी है और फ्रेडरिक इसके लिए एलन को ही जिम्मेदार मानता है। वो उससे कहता है कि अब वो उसे और उसके पति को अपने घर पर नहीं रख सकता, जिसे वो समझाने की कोशिश करती है कि ये सब क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। वो कहती है कि सब मारे जाएंगे, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानता। अब तभी हम एल्विन को देखते हैं, जो कि डिमीटर शिप के क्रू की डेड बॉडीज को एग्जामिन करते हैं और यहाँ पर सभी बॉडीज के अंदर का खून निकाला जा चुका था। उनके अंदर एक बूंद तक नहीं बची थी। हम जानते हैं कि ये सब ऑरलॉक का काम था। अब वो नॉक का कैबिन में चेक करने जाते हैं और फिर जाकर उसका ऑफिस चेक करते हैं, जहाँ पर उनको फाइनली पता चलता है कि जिससे उनको लड़ना है वो कोई इंसान नहीं है, वो असल में नॉसफेराटू है, यानी कि एक वैम्पायर है, ड्रैकुला है। और आज तक वो डीमन से लड़े हैं, सेटन से भी रहे, मैजिक को भी हराया है, लेकिन कभी नॉसफेराटू का सामना नहीं किया। तो ऐसी शक्ति से कैसे डील किया जाए, उसे कैसे हराया जाए, उसे कुछ नहीं पता था। अब वो इसके बारे में फ्रेडरिक से बात करते हैं, लेकिन वो अभी भी सच को कबूल करने के लिए रेडी नहीं था, जिससे वो कहते भी है कि वो ड्रैकुला है जिसने एना का खून चख लिया है, जिसे पूरा पीने के लिए वो वापस जरूर आएगा। यानी कि यहाँ पर जो कुछ एना के साथ हुआ था वो नॉसफेराटू ने किया था, और यहाँ पर ऑरलॉक कोई और नहीं बल्कि ड्रैकुला AKA नॉसफेराटू है। एल्विन अब नॉसफेराटू को रोकने के तरीके ढूंढने के लिए उस पर लिखी हुई किताब कोडेक्स ऑफ सीक्रेट्स को पढ़ते हैं, जिसके अंदर उन्हें सही तरीका मिल जाता है, जिसे हम आगे जानेंगे। अब इसी बीच हम ये देख पाते हैं कि नॉसफेराटू जो होता है वो नाइटमेयर्स में आकर एलन से बार बार कहता है कि वो उसके पास आ जाए, नहीं तो काफी गलत हो जाएगा। लेकिन एलन इसके लिए नहीं मानती, जिसके चलते होता यह है कि नॉसफेराटू गुस्से में आकर एना और उसकी दोनों बेटियों को जान से मार डालता है, जिससे कि फ्रेडरिक पूरी तरह से टूट जाता है। इसी बीच थॉमस और एलन की बात होती है, जहाँ पर आज वो उसको सारा सच बता देती है कि वो नॉसफेराटू को बचपन से जानती है, वो बहुत पहले से उसके पीछे है और वो उसे शुरू से ही टॉर्चर करता आ रहा था जब वो बच्ची थी। शुरुआत में वो अकेली थी, वो नहीं जानती थी कि उसके पास में साइकिक पावर्स हैं, जिसके चलते उसने एक गलत ही एंटिटी को बुला लिया। उसने समझा कि वही गॉड है उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो थी प्योर डार्कनेस, जिसको आज तक उसने कंज्यूम करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर वो पोजीशन में आकर थॉमस को नीचा दिखाने लगती है, लेकिन इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं ताकि वो ये शो कर सके कि वो नॉसफेराटू से ज्यादा बेटर है। यानी कि थॉमस साबित करना चाहता था, वो उससे प्यार करता है, वो इस चीज को साबित करना चाहता था। लेकिन अब एलन की हालत और खराब होने लगती है। तभी अगले सीन में हम फ्रेडरिक को देख पाते हैं, जो कि अपने परिवार के मरने के गम में एना की स्पिरिट से बात करने की कोशिश कर रहा था, और वो उसकी डेड बॉडी के साथ ही इंटीमेट होते हुए प्लेग से मारा जाता है, जो कि ये दर्शाता है यहाँ पर एक थीम है कि अपने जब चले जाते हैं ना, तो उसके पीछे पीछे इंसान किस हद तक पागल हो जाता है। खैर, अब थॉमस और एल्विन वहां पर आते हैं, जो कि उसकी बॉडी को जलाकर खत्म कर देते हैं, क्योंकि उससे भी प्लेग फैल सकता था। अब तभी हम डॉक्टर एल्विन और थॉमस को देखते हैं, जो कि नॉसफेराटू के महल जाते हैं, जहां पर वो उसके कॉफिन में ही उसको मारने का प्लान कर रहे थे। लेकिन वो यहाँ पर था ही नहीं, बल्कि यहाँ पर नॉक छुपा हुआ था, जो कि मारा जाता है। और तब जाकर थॉमस का एहसास होता है कि कुछ तो गलत हो रहा था और एलन ने उसे गलती से यहाँ पर भेजा है। लेकिन ये सब एक प्लान के तहत था, जो कि अब हम जान पाएंगे। तो एल्विन को ये पता चला कि एलन को खुद को अपनी मर्जी से ही वैम्पायर को सैक्रिफाइस करना होगा, यानी कि नॉसफेराटू को, एक बहुत ही सुंदर लड़की को नॉसफेराटू को फंसाना होगा, जिसके प्यार में वो पहले से ही पड़ा हुआ होगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो एलन ही थी। और वो खुद ही इस प्लेग को खत्म कर सकती है, जिसके लिए वो एग्री हो जाती है। और इसके चलते ही उसने थॉमस को दूर भेज दिया ताकि ये प्लान कैरी आउट हो पाए। अब यहाँ पर वो बढ़िया से तैयार होकर नॉसफेराटू को अपने पास बुलाती है और उसके साथ सुबह तक इंटीमेट होती है। ऐसा उसे इसलिए करना पड़ा था ताकि सुबह होने पर सूरज की किरणें सबसे पहले उसे के ऊपर आ जाए और वो मारा जाए। लेकिन होता यह है कि नॉसफेराटू मेरे हिसाब से मरने के लिए पहले से ही रेडी था, उसको बस एलन चाहिए थी अपने साथ। इनफैक्ट वो ये करता है कि वो अपनी बाइट से उसको भी मार डालता है, या फिर ये कहें कि उसे ऑलमोस्ट अधमरा कर देता है। आई बिलीव कि नॉसफेराटू न्यू कि ऐसा होने वाला था, लेकिन फिर भी उसने एलन को पाने के लिए ऐसा कर दिया। अब थॉमस जब तक यहाँ पहुँचता है तो एलन जो होती है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, और पूरे दुख के साथ में उसकी डेथ को उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसने यहाँ पर अपनी जान देकर नॉसफेराटू और उसके प्लेग कर्स को खत्म कर दिया। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी 1922 में आई नॉसफेराटू फिल्म की रीमेक, जो कि ओरिजिनल ब्राम स्टोकर ड्रैकुला से काफी ज्यादा आसपास मिलती जुलती है। यहाँ पर काफी सारी सिमिलैरिटीज रखी गई हैं, थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंजेस करे गए हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको ऐसा भी लग रहा हो कि इस मूवी के अंदर ऐसा खास है क्या। आई मीन, एक बेसिक सी गॉथिक हॉरर मूवी है, जिसके अंदर हमको एक वैम्पायर दिखाया गया है, जो कि किसी लड़की को पसंद करता है, उसको अपने जाल में फंसाता है और यहाँ पर लोगों को मारता है, खून पीता है। तो इसके अंदर इतना खास है क्या। देखो, यहाँ पर जो मूवी
मूवी है ना, उसको जो एटमॉस्फेयर है, जो बहुत ही रोनेस है इसके अंदर, बहुत जो खतरनाक सा माहौल बना देती है, वो इस फिल्म को खास बनाती है। सबसे बड़ी बात की ये जो ओरिजिनल नॉवेल है उसके काफी आसपास रहती है, यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं करे गए, जिसके चलते लोगों को ये पसंद आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि इस फिल्म को समझने में काफी लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलतियां करी है। इस मूवी के अंदर जो थीम्स दिखाए गए हैं वो किसी ने भी यहाँ पर नहीं पकड़े। इसके अंदर मुझे 4 थीम्स नजर आए हैं। सबसे पहला है आइसोलेशन और एलियनेशन। अगर आप नॉसफेराटू को नोटिस करोगे तो वो एक ऐसा वैम्पायर है, यानी कि काउंट ऑरलॉक जो है उसको आउटकास्ट कर दिया गया है, बहुत दूर भेज दिया गया है दुनिया से। बेसिकली उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी चलती उसके अंदर डार्कनेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और वो इंसानों से सख्त नफरत करता है। आई मीन ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छी सुंदर लड़की जिसके पास साइकिक पावर्स है उसको पसंद करता है, उससे प्यार करता है, लेकिन बाकी लोग उसको पसंद नहीं करते, जिसके चलते वो भी उनसे इक्वली नफरत करता है। तो बेसिकली यहाँ पर लोनलीनेस और डिस्पेयर दोनों ही चीजों को दिखाया गया है। अब ये इंसान के अंदर भी हो सकता है, वैम्पायर के अंदर भी। यहाँ पर जो ऑरलॉक था उसके अंदर भी ये लोनलीनेस थी, साथ ही साथ एलन के अंदर भी सेम चीज थी, जिसके चलते वो कनेक्ट कर पाए थे। अगला जो थीम है वो है ह्यूमैनिटी वर्सेस मॉन्स्टरनेस। तो यहाँ पर जो मॉन्स्टरसिटी की थीम है ना वो काफी ज्यादा भयानक दिखाई गई है। इसके अंदर हमें लिटरल सेंस में या फिर मेटाफोरिकल दिखाया गया है ह्यूमन फेयर्स और वीकनेस को। जैसे सपोज करो किसी इंसान को किसी चीज की लत लग जाती है, उसके बाद में वो उसको इजीली छोड़ नहीं पाता, या तो अल्टीमेटली वो लत छूटती है परमानेंटली, या फिर वो लत जो होती है वो इंसान को ही लेकर डूब जाती है, जैसा कि यहाँ पर एलन के साथ एंड में हुआ। एक तरीके से ऑरलॉक को ना आप उसकी एक बुरी आदत मान लो, जिसके चलते वो उसको खत्म ही कर देता है, इनफैक्ट वो खुद भी खत्म हो जाती है। तो काउंट ऑरलॉक को यानी नॉसफेराटू को आप एक सिंबल ऑफ डेथ और डिजीज समझ लो, एक ऐसी चीज, ऐसी बीमारी या फिर ऐसी लत समझ लो जो कि एलन को लग गई थी बचपन से, जिसकी बाद में वो उसे कभी छोड़ ही नहीं पाई और अंत में इस चीज ने उसको कंज्यूम कर लिया। वो समझ गई थी कि इसका अंत उसी के साथ होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अल्टीमेटली उसके साथ के आसपास वाले जितने भी लोग होंगे वो सारे मारे जाएंगे, उनको भी तकलीफ होगी, और ये चीज हुई भी थी। तो ये मूवी जो है वो एक्सप्लोर करती है फियर ऑफ मॉर्टेलिटी को, स्प्रेड ऑफ इलनेस को और डार्कनेस विद इन द ह्यूमन साइकी को। अब तीसरी चीज आती है हिस्टोरिकल और पीरियड ड्रामा वाली, जहां पर नॉसफेराटू को ना आप एक तरीके से ऐसा समझो, एंशिएंट टाइम्स के अंदर वो एक तरीके का सुपरस्टिशन था। फियर ऑफ द अननोन जो है ना, बिल्कुल वही चीज थी। जैसे कि आप किसी चीज को देख नहीं पाते, खाली उसके बारे में सुनते हो, तो आपके अंदर ना एक डर सा बन जाता है। लेकिन अगर आपको किसी चीज के बारे में पता चल जाता है तो फिर आपको उससे उतना डर नहीं लगता। और उस टाइम पर जो प्लेग्स फैला करते थे ना, उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। जैसे कि कोविड-19 आया था, उस टाइम पे किसी को शुरुआत में उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो सबके मन में एक डर बैठ गया था कि आखिर किसी के साथ में क्या हो सकता है, किसी को कोई आइडिया नहीं था। और सोचो 1800s के टाइम पर तो ऐसे प्लेग्स वगैरह अगर फैल रहे थे कि किसी इंसान के अंदर खून की कमी हो रही है, कुछ और हो रहा है, तो इंसानों को कितना डर लगता होगा। सो उसी को फियर ऑफ अननोन यानी कि हिस्टोरिकल और पीरियड ड्रामा बताया गया है। ये भी इस मूवी के अंदर एक थीम बताई गई है। बाकी यहाँ पर चौथा आता है मेरे हिसाब से विजुअल और एटमॉस्फेरिक हॉरर, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस मूवी के अंदर जो एटमॉस्फेरिक हॉरर ना वो काफी खतरनाक सा है। जो कहानी को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करा गया है, जो म्यूजिक आता है, जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफी बढ़िया लगता है। यहाँ पर यूजेस ऑफ शैडो, लाइट और पीरियड स्पेसिफिक डिटेल जो है वो बहुत ही ज्यादा हॉन्टिंग को बढ़ा देती है, और इसी के चलते ओल्ड एलिमेंट्स को मॉडर्न हॉरर के अंदर उतारा गया है, जिसके चलते ये मूवी इतनी अच्छी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस चीज को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करा। ये 4 थीम्स से इस मूवी के अंदर जो कि किसी को भी समझ में नहीं आए थे। इनफैक्ट आप किसी भी हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखोगे वो इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। इस मूवी के अंदर ये भी बताया गया है कि एलन जो थी जब वो छोटी थी वो बिल्कुल नादान थी, उसे पता नहीं था कि उसकी प्रेयर्स को किसने आंसर किया। उसके लिए ऑरलॉक जो था वही उसका भगवान था। उसने उससे एक पैक्ट भी साइन करी थी जो कि एक साइकिक पैक्ट होता है, जिसके चलते ही नॉसफेराटू से आज तक जुड़ा हुआ था। सो इसलिए कहते हैं कि अपने भगवान को वाइजली चूज करना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। और यहाँ पर लस्ट और इन सब चीजों की फिजिकल अटेंशन, फिजिकल इंटीमेसी, इन सब चीजों को भी दर्शाया गया है कि इन सब चीजों पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल्ड नॉसफेराटू 2024 फिल्म की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिटेल्स के लिए आपको तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी आ जाएगी।